माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबाइए जो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 03 में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, उससे पहले अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जैसे मैं कहा था 6 जुलाई से मैं नोट्स प्रोवाइड करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो आज मेरा केमिस्ट्री से रहेगा, कल मेरा फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से ठोस अवस्था को देखेंगे। ठीक है, सिर्फ हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को ही देखेंगे। ठीक है, जिसमें होगा बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत। ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो क्लास 12th के स्टूडेंट है। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। ठीक है, दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। इस लॉकडाउन में बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों, आइए हम अब चलते हैं ठोस अवस्था को देखते हैं। ठीक, देखिए ठोस अवस्था केमिस्ट्री क्लास 12th का है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले अतुलघुत्तर यानी बहुविकल्पी को देखेंगे। ठीक है, मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश ग्रामर का, तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मैं सीरियल वाइज से वहाँ पर वीडियो डाला हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग सीरियल वाइज से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। बहुविकल्पी, एक विशेष ठोस गति कठोर है तथा इसका गलनांक अधिक उच्च है, तो ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा ठोस चालक है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर आयनिक। ठीक है, ठोस में चालक है, तो जब कोई आयनिक होता है तो वह ठोस में क्या होता है, चालक होता है। ठीक है, चालक। ठोस अवस्था में यह अचालक है। जब ठोस रहेगा तो कण क्या होंगे, एकदम पास पास होंगे, एकदम वो ठोस होगा, तो उसमें ठीक है, तो वह उसमें क्या होगा, यह अचालक होगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। यह प्लास्टिक है, प्लास्टिक है मतलब प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या है, आयनिक ठोस है या धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरा थर्ड है। फलक केंद्रीय घनी चालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा 4। फलक केंद्रीय घनी चालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। जो हमारा कोना होता है उसको चारों कोने पर क्या होता है, परमाणुओं की संख्या एक एक होती है। तो चारों कोने पे है तो चारों पे क्या होंगे, एक एक परमाणु होंगे, तो इसीलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, देखिए Fe3O4 का क्रिस्टल है, तो ठीक है इसका सही आंसर होगा, ठीक है इसका सही आंसर होगा लौ चुंबक। ठीक है, लौ चुंबक। देखिए जेडीएन अपनी गतिल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो जेडीएन यानी 30 जिंक, ठीक है, वो अपने ठोस अवस्था से परिवर्तित होता है। जब ठोस अवस्था जब उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वह पिघलेगा, तो अपनी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है मेरा 12। ठीक है, 12। अब आते हम, देखिए अब आते हम क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अति लघुत्तरी। ठीक है, अति लघुत्तरी है। देखिए ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर से 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्रिस्टल ठोस है, ठोस क्यों है। ठीक है, ठोस क्रिस्टल ठोस क्यों है। ठीक है, तो देखिए वे ठोस, इसका आंसर होगा वे ठोस जिसके घटक कणों की दीर्घ प्रास व्यवस्थित होती है, वह क्रिस्टल ठोस कहलाती है या कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा चांदी, तांबा, सोडियम। ठीक है, देखिए चांदी, तांबा, सोडियम, अन्य, ठीक है, सोडियम। अब देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अ क्रिस्टल ठोस
परिभाषित कीजिए, परिभाषा दीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस की यहाँ पर की हो जाएगा परिभाषा दीजिए। ठीक है, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। लघु परास, ठीक है, लघु यानी थोड़ा जिसमें होता है ना लघुत्तरी से थोड़ा दीर्घ थोड़ा मोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, वह क्रिस्टल ठोस कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं। आणविक ठोस जिन ठोसों की क्रिस्टल चालक सरल विवरण अणुओं से बने होते हैं, यानी सरल यानी बहुत ही सरल, जो उसे तोड़ने पर क्या होता है वो टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है, वह आणविक ठोस कहलाते हैं। तोड़ने पे क्या, सरल मतलब एकदम छोटे से, एकदम तोड़ने पर क्या हो टूट जाता है, वह क्या कहता है आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण होगा आयोडीन, सल्फर, सफेद इत्यादि। सफेद मतलब होता है वही फास्फोरस यानी चूना उना। ठीक है, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। आयनिक ठोस होता क्या है। ठीक है, आयन, ठीक है, जिन ठोसों के क्रिस्टल चालक धनायन व ऋणायन से बने होते हैं वह आयनिक ठोस कहलाते हैं, यानी धनायन एवं ऋणायन। ठीक है, धनायन एवं ऋणायन, ठीक है, वह आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरा तार, इसको हम एक पेन को क्या मानते हैं, एक तार मानते हैं। इसमें क्या होता है ऋणायन, धनायन और ऋणायन होता है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ओर से दौड़ता है तो एक माइनस की तरफ दौड़ता है, एक प्लस की तरफ दौड़ता है, तभी हमारा क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, वही आयनिक ठोस परिभाषा होता है। ठीक है, देखिए रॉड साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक संरचना, देखिए ये हो गया, इसका आंसर होगा, देखिए बस इसका आंसर हम नहीं लिखे हैं, लेकिन इसका आंसर इतना होगा, रॉड साल्ट की परिभाषा संरचना का विधि को बताइए। ठीक है, तो देखिए रॉड साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयनों की उप संयोजन संख्या क्या है। ठीक है, संयोजन संख्या क्या है, यहाँ तक मेरा क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से आंसर है, रॉड साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप संयोजन की संख्या 6 होती है। ठीक है, 6 यानी उप संयोजन की संख्या क्या होती है, 6 होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए संकुलन क्षमता या क्षमता, ठीक है, को परिभाषित कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाए, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थानों पर परमाणुओं द्वारा घिरे हुए, यानी परमाणुओं द्वारा वो क्या होता है घिरा हुआ होता है। ठीक है, अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, अंश संकुलन क्षमता यानी अंश, थोड़ा सा अंश, ठीक है, वह संकुलन क्षमता कहलाता है। इसे प्रतिशत में व्यतीत किया जाता है, यानी प्रतिशत, जिसे प्रतिशत हम निकालते हैं ना उसमें, उसी तरह इसको प्रतिशत में, प्रतिशत यानी 0.5%। ठीक है, इस तरह का होता है, उसे हम प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयन, यानी उसको घेरा हुआ, जितना घेरेगा तो उसका क्या होगा, एक मान होगा कि नहीं होगा, उसका मान है VOCCU। ठीक है, कुल आयन यानी कुल आयन भी सेल, उसको सेलों की पूरा कुल आयन। ठीक है, तो संकुलन क्षमता बराबर होता है VOCCU बटे VCLL, यानी कुल आयनों की संख्या। ठीक है, इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे
फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? फ्रैंकल दोष, देखिए फ्रैंकल दोष आ गया ना, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल पूछता है, 1 साल 2 साल अतरा के, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? फ्रैंकल दोष में धनायन अपने चालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं। अंतराकाशी यानी सबसे अंदर में आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फ्रैंकल दोष कहलाते हैं, ठीक है। देखिए सार्टिक दोष, फ्रैंकल दोष और सार्टिक दोष हो गया। सार्टिक दोष किसे कहते हैं? ठीक है, सार्टिक दोष तथा फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल उदासीन बन रहते हैं, ठीक है। उदासीन, उदासीन, ठीक है, एकदम उदासीन, जिसमें सार्टिक दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? वो उदासीन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 बाहुबली हैं, ठीक है, 2 बाहुबली हैं, एक बेचारा उसमें कमजोर है, तो दोनों जब बाहुबली हैं तो उसके बीच में वो क्या बेचारा क्या है? कुछ नहीं है। उसी तरह सेम टू सेम जहाँ रहेगा वहाँ पर खड़ा रहेगा। तो वही सेम प्रोसेस यहीं पर है। सार्टिक दोष तथा फ्रैंकल दोष के उपस्थिति में क्रिस्टल क्या होता है? उदासीन बने रहते हैं, ठीक है। अब देखिए धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो देखिए धात्विक ठोस, जो ठोस धातु के गुण प्रकट करते हैं वह धात्विक ठोस कहलाते हैं। धातु के गुण, धातु आप लोग जानते हैं, सोना हो गया, चांदी होगा, तांबा, ये क्या धात्विक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। जो ठोस धातु के गुण प्रकट करते हैं वह धात्विक ठोस कहलाते हैं। देखिए सोना का अगर पिघलाएंगे तो क्या पिघलेगा नहीं, चांदी को पिघला, ये भी तांबा भी इस तरह से ये पिघलता जाता है, ठीक है। अब देखिए बैंड, देखिए एल मेरा लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक पदार्थ के विद्युत गुणों को समझाइए, ठीक है। इसमें विद्युत गुणों को समझाइए। इसमें 3 होते हैं, एक होता है चालक या चालकों, अर्धचालक या विद्युत रोधी, ठीक है। इसमें चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी आते हैं। देखिए तो आइए हम इसका थोड़ा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक पदार्थ के विद्युत गुणों को समझते हैं, ठीक है। देखिए बैंड सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक तत्व में 2 प्रकार के बैंड, 2 प्रकार के या 3 प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं, ठीक है। देखिए यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए चालकों या चालक, ठीक है, जिस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं वह क्या होते हैं? चालक कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें विद्युत धारा आसानी से क्या होते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा NaCl नमक, उसमें तार डालेंगे तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आसानी से क्या होगा? प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। अर्धचालक ये पदार्थ होते हैं, यानी जिस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं वह क्या करते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। अर्धचालक, जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो वह क्या करते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अब देखिए आते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी में वे विद्युत क्षेत्र जिसमें चालक और अचालक के दोनों गुण पाए जाते हैं वह क्या विद्युत रोधी कहलाता है। विद्युत रोधी जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, बहे भी और नहीं बहे भी, ठीक है, वह क्या कहलाता है? विद्युत रोधी कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं लौह चुंबकी अथवा फेरी चुंबकी को समझाइए। लौह चुंबकी और फेरी चुंबकी को समझाना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए लौह चुंबकी अथवा फेरी चुंबकी को समझाइए। देखिए लौह चुंबकी क्या होता है? यानी लौह चुंबकी वो होता है जो किसी भी लोहा मतलब अपने ओर आकर्षित कर देता है, लौह चुंबकी, ठीक है। जैसे बड़े बड़े ट्रंक होते हैं ना, सब बड़े बड़े जैसे जहाज पर लादा जाता है तो उसमें यही होता है, ठीक है। उसमें वही रहता है, बड़ा बड़ा क्या होता है? लोहा रहता है, उसमें किसी विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित किया तो वो क्या होता है? लौह चुंबक हो जाता है। लौह चुंबक जब उस पर रखा जाता है तो इस लौह चुंबक हो जाता है, लौह चुंबक हो जाता है, ठीक है। तो उस क्या करते हैं? उस पर टैंक पे लादते हैं उस चुंबक को, वो क्या होता है? अपने और आकर्षित कर लेता है और उस ट्रंक को
उस जहाज पर रख देता है, वही लौ चुंबक होता है। ठीक है, देखिए लौ चुंबक क्या होता है? लौ चुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ क्षेत्र चुंबकीय बने हैं क्योंकि इनमें धातु आयन छोटे क्षेत्रों में उपस्थिति होते हैं, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में उपस्थिति होते हैं। लौ चुंबकीय छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिसे डोमन कहते हैं, इसे डोमन भी कहते हैं। ठीक है, जब इन्हें चुंबक क्षेत्र में अपवर्तित किया जाता है तो तब चुंबक क्षेत्र की दिशा व्यवस्थित हो जाता है। जब इसे चुंबक क्षेत्र में क्या किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में अपवर्तित किया जाता है, तब ये चुंबक क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, उसका यानी व्यवस्थित हो जाती है, यानी बदल जाती है। ठीक है, वह प्रतिचुंबक क्षेत्र बना रहता है। वहाँ पर प्रतिचुंबक क्षेत्र व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? प्रतिचुंबक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यही लौह चुंबक अथवा फेरी चुंबक में समझाना है, हम लोग समझा दिए। ठीक है, अब आते हैं विस्तृत प्रश्न को। देखिए लघुत्तरी में अगर पूछेगा इस क्वेश्चन इसमें से, तो यही तीन क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग बुक पढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे नहीं जाया जाता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल 1 साल 2 साल अतरा के पूछे जाते हैं सब। ठीक है, तो आइए हम विस्तृत में देखते हैं। विस्तृत में बस आप लोग यही 2-4 हेडिंग है, आप लोग इसे कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इसी 4 में से बनेंगे। ठीक है, इसी 4 में से बनेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी 4 में से बनेंगे। क्या है हमारा? केंद्रीय एकक कोष्टिका, CUC, इसका हिंदी, इसका इंग्लिश होता है सेंट्रल यूनिट सेल, सेंट्रेड यूनिट सेल। ठीक है, देखिए जब एकक कोष्टिका में एक अवस्था अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, वह केंद्रीय एकक कोष्टिका कहलाती है। केंद्रीय एकक कोने के अतिरिक्त अन्य कहीं भी उपस्थितियाँ होते हैं, वह केंद्रीय एकक कोष्टिका कहलाती है, यानी केंद्र पर भी उपस्थिति होते हैं, वह केंद्रीय एकक कोष्टिका कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, देखिए अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रीय आते ही आप लोग समझ चुके होंगे कि अंदर, यानी आंतरिक, यानी केंद्र पर। ठीक है, देखिए BCU इसका होता है बॉडी सेंट्रेड यूनिट। ठीक है, बॉडी सेंट्रल यूनिट। देखिए ऐसी एकक कोष्टिका जिनमें एक अवयवी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में होते हैं। ठीक है, वह अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका कहलाती है। कोनों के, जैसे मान लीजिए इस तरह हम बना, ए भी कोना है, ए भी कोना है, ए भी कोना है, ए भी कोना है, ये क्या बीच में भी होगा। ठीक है, बीच में होगा, ये क्या अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका है। ठीक है, अब देखिए फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका, फलक आ गया तो यानी फलक पे होना चाहिए। ठीक है, फलक पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी एकक देखिए ऐसी एकक कोष्टिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, यानी फलक। ये मेरा क्या है? फलक यानी एक एक क्या हो? केंद्र पर, फलक के केंद्र पर भी होते हैं, वह क्या कहलाता है? फलक एकक केंद्रिक एकक कोष्टिका। देखिए अत्यंत केंद्रिक एकक कोष्टिका ECU। ठीक है, इंड सेंट्रेड यूनिट। ठीक है, इसका देखिए ऐसी एकक कोष्टिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर पाया जाता है। ठीक है, वह अंत्य केंद्रिक एकक कोष्टिका कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए
अगर 20-30 में क्वेश्चन उठेगा, ठीक है, 20-30 में अगर क्वेश्चन उठेगा तो इसी 4 टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है, इसी 4 टॉपिक से क्या होंगे, क्वेश्चन उठेंगे।